अच्छा, एक क्वेश्चन है, मान लो ये स्क्वायर है और ये क्यू क्यू चार्ज है, साइड ए है, ठीक है। और बेटा आपको इसकी एक्सिस पे एक्स दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दी। एक्सिस समझ गए आप, इसकी सेंटर से पास होगी और परपेंडिकुलर होगी स्क्वायर के, तो आप कैसे बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड? बताएं जल्दी, 2 मिनट का समय। यार ये वो वाली लाइट बंद कर दो। देखिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर ले बेटा, इसको एक रिंग मान ले। आप क्या कर लो, इसको एक रिंग पर मान लो इन चारों चार्जेस को। तो उस रिंग का चार्ज कितना हो जाएगा बताओ? 4Q हो जाएगा, 4Q। सही है ना? अब रिंग वाला ही फॉर्मूला लगा दो, पर उसके लिए आपको क्या चाहिए होता था? रेडियस। इसका रेडियस तो ये हो जाएगा ना, ये वाला। ये कितना होता है बताओ? a/√2। तो मैंने इन चारों चार्जेस को रिंग पर मान लिया और रिंग वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, क्योंकि एक्सिस पे रिंग वाला फॉर्मूला आता है। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? कल पढ़ाया था KQX। Q कितना हो गया? 4Q। X हो गया X अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर कितना हो जाएगा? a/√2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है। यही अगर बेटा हेक्सागन होता और हेक्सागन के 6 कॉर्नर्स पे क्यू क्यू रखा होता तो क्या करते बताओ? और एक्सिस पे पूछ लेते। सेंटर पे तो 0 ही है, सेंटर पे तो 0 है, पर अगर एक्सिस पे पूछ लेते तो बताओ क्यू को कितना मान लेता? 6Q। और ये आ जाता बेटा पूरा सर्कल पे सारे चार्जेस। समझ में आया? ये हर वक्त पॉसिबल है जब रेगुलर पॉलीगन होगा, इक्वल साइडेड पॉलीगन होगा। ट्राइंगल होता तो भी पॉसिबल है। और दूरी कितनी हो जाती है ट्राइंगल के केस में? a/√3 हो जाता रेडियस। सही है। इधर कितना हो जाएगा बेटा रेडियस? अगर इसकी साइड a है तो ये भी a ही होता है, रेडियस भी a ही होगा। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस को आप रिंग बना करके डील कर सकते हो। हाँ, यूनिफॉर्मली चार्ज है ना ये भी एक तरीके से। सही है ना? चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। ड्यू टू सर्कुलर आर्क। अब बेटा पूरा सर्कल नहीं है, पूरी रिंग नहीं है, बस आर्क है, एक छोटा सा उसका टुकड़ा हिस्सा। तो ध्यान से समझे, यहां पर क्या है बेटा? यहां पर ये आर्क है, आर्क। और आर्क पे जो चार्ज है वो लेंथ के अक्रॉस बटा हुआ है। तो यहां पर ना अपन लैम्डा डिफाइन कर देते हैं। लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेंथ कौन सी हो जाएगी? ये वाली लेंथ हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? इसकी लेंथ। और चार्ज टोटल कितना बटा हुआ है इसके ऊपर? Q। सही है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बताओ? कूलम पर मीटर। क्योंकि मेरे को फॉर्मूला लैम्डा के टर्म्स में याद करना है, तो इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं। अगर आप लैम्डा के टर्म्स में नहीं Q के टर्म्स में याद करो तो वो भी कर सकते हैं, देख लेंगे। तो आपको बेटा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा। इसके लिए सबसे पहली बात तो आप क्या कर ले? एंगल बाइसेक्टर बना ले। क्या बना ले? एंगल बाइसेक्टर। तो लेट अस से ये टोटल एंगल है थीटा। टोटल एंगल कितना है? बीच में लिख रहा हूं थीटा। तो ये आधा कितना हो जाएगा भाई? θ/2। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सिमेट्री, अगर ये प्लस चार्ज है तो अवे होना चाहिए 1 कूलम पे फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? इसका फॉर्मूला है 2K आएगी अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, और मैग्नीट्यूड होगा 2K लैम्डा बाय R साइन θ/2। साइन θ/2। अगर आप इसे Q के टर्म्स में याद करना चाहें तो ये फॉर्मूला होता है KQ/R² साइन θ/2
अपॉन थीटा बाय 2। आप देखेंगे ये फॉर्मूला इसी में बदल जाएगा अगर आप लैम्डा की ये डेफिनेशन लिख देंगे। लेंथ हो जाएगी यहां पर आर्क, और आर्क को अपन थीटा के टर्म्स में निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो बेटर है बेटा आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, इसको याद करना ज्यादा आसान है। अगर यही माइनस चार्ज होता सोचो तो बताओ क्या होता? होता तब भी अलोंग द एंगल बाइसेक्टर बिकॉज ऑफ सिमेट्री, बट टूवर्ड्स होता क्योंकि +1 कूलम क्या हो जाता? अट्रैक्ट हो जाता, इस बार माइनस के कारण। समझ में आया? ये फॉर्मूला आपके सामने लिख लीजिए फटाफट, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। और आपको आई कैप जे कैप में आंसर करना है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना ली हमने, और क्यू दिया है आपको, लैम्डा नहीं दिया, क्यू दिया है। और दो आर्कें अलग अलग, तो इसके कारण अलग निकालोगे बेटा, और इसके कारण अलग निकालोगे। ट्राई कर लीजिए। सीधा लैम्डा नहीं दिया है आपको, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। देखें, पार्ट 1 को देखें बेटा कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसके कारण निकालेंगे अलग। इसके कारण कैसा आएगा? एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग 45 डिग्री ऐसा मारेगा ये E1 बोल दूं। और ये वाला माइनस कैसे मारेगा बेटा? ये वाला माइनस अलोंग द एंगल बाइसेक्टर 45 डिग्री टूवर्ड्स, ये है E2। E1 की वैल्यू निकालते अपन, सही है? कितना आएगा बताओ? 2K समझते हो, 9 इंटू 10⁹। लैम्डा कितना हो जाएगा बताओ? लैम्डा हो जाएगा, इसके पास है Q चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये लेंथ कितनी होगी भाई? टोटल 2πr होता है, 2πr का 1/4, πr/2, πr/2 टूम पर ले आया मैं। 2K लैम्डा बाय आर साइन θ/2 कितना हो जाएगा बेटा? 45 डिग्री हो जाएगा, 90 का आधा। कितना हो गया ये? कितना हो गया? ये हो जाएगा 1/√2, ये 2 4 4/√2, ये हो जाएगा 2√2 KQ/πr²। मुझे लगता है सेम कैलकुलेशन E2 के लिए भी आने वाली है, सेम। तो बताओ बेटा, ये 45 है,
ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, सब 45 है। तो क्या आपको लगता है कि इसका और इसका ये और ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा और ये नीचे वाला ऐड हो जाएगा? तो मुझे लगता है मुझे इसका 2 टाइम्स ऑफ दिस cos थीटा ऐड कर देना चाहिए। 2 क्यों आया यहां पर बताओ? क्योंकि दोनों का आ रहा है कंपोनेंट, और cos थीटा या sin थीटा कुछ भी ले लो, यहां 45 है, ये भी 45 ही है, तो दोनों के cos ऐड कर दिए मैंने। तो आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बोल दो फाइनल। बेटा यहां नीचे 1/√2 अगेन आएगा, ये इस √2 को काट देगा, कितना हो गया बोलो? एक 2 है, 2 2 जा 4, KQ/πr², और आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा? -j, -j। कितने बच्चों का आया बताओ ये आंसर? ठीक है, कोई नया फ्रेश बच्चा भाई? समस्या है तो बोल दे बेटा। ये लैम्डा लिखा है मैंने। लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। वो चार्ज कितनी लेंथ पर है तो बताओ चार्ज कितना है? क्यू है, क्यू है, और लेंथ कितनी है? लेंथ तो सिर्फ इतनी है, लेंथ कितनी होगी? πr/2। 2πr पूरा होता है ना सर्कल का, तो 2πr का 1/4, 1/4 πr/2। और बताएं कुछ, ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है समझ में आया आपको? इसी को यहां पर भी यूज कर ले बेटा। चलो मैं आपको 2 मिनट और देता हूं। है सेम क्वेश्चन है, ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये इसका सेकंड पार्ट है। या लैम्डा के टर्म्स में दिया गया आपको सीधा, यहां माइनस है, यहां माइनस है, यहां प्लस है, यहां प्लस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा अपने शॉर्ट नोट्स में रोज फॉर्मूले लिखते जाएं, बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, रोज के रोज लिख लो। देखें पहले बेटा इन दोनों को बिठा लेते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मैं इधर मार रहा हूं 45 पे, ये कह रहा है मैं उधर मार रहा हूं 45 पे। इन दोनों की भिड़न करा लो पहले। ये कितने से मार रहा होगा बोलो? 2k लैम्डा कितना है इसका? 2 लैम्डा बाय r साइन 45, 90 का आधा 45, और ये कितने से मार रहा होगा इधर धक्का 1 कूलम को? 2k लैम्डा बाय r साइन 45। बताओ बेटा कौन जीतेगा इन दोनों में? इस लड़ाई में ये जीतेगा। दिस माइनस दिस कर दो, तो ये बन रहा है 4, 2 × 2 4, ये बन रहा है 2, 4 - 2 2, तो नेट कितना आ रहा है? इधर आ रहा है कितना? 2k लैम्डा बाय r साइन 45। समझ में आ रहा है? अब इन दोनों की लड़ाई करा लेते हैं। ये क्या कह रहा है? मैं अट्रैक्ट करूंगा 1 कूलम को, कर ले भाई। ये कह रहा है मैं भी अट्रैक्ट करूंगा 1 कूलम को। कौन जीतेगा बेटा? ये जीतेगा। कितने से जीतेगा? इतने से ही जीतेगा। इनमें भी यही कैलकुलेशन होनी है, तो इसका डायरेक्शन किधर आएगा? इधर आएगा। कितना आएगा? यही वैल्यू आएगी बोलो, 2k लैम्डा बाय r साइन 45। हाँ ना बोला करो यार, एकदम लाशों की तरह मत बैठो यार। अब मुझे बताओ इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और ये 90 डिग्री बन जा रहा है। हाँ बोलो हाँ। क्यों बन रहा है 90? ये 45, ये भी 45, 90 हो गया। और 90 90 पे बेटा और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो क्या हो जाएगा बताओ? f का √2f। तो आंसर कितना हो जाएगा? बिल्कुल बीच में आएगा, तो √2f। f कितना है या e कितना है? 2k लैम्डा बाय r साइन 45 भी कितना होता है? 1/√2। √2 कट गया, √2 कट गया। और डायरेक्शन बोलो बेटा, ये क्या है? ये है -i। भूल गए सर, -i। तो आंसर क्या आ रहा है? 2k लैम्डा बाय r -i। बहुत सरल क्वेश्चन है बेटा ये, सरल। ये क्वेश्चन आपसे तभी नहीं बन सकता जब आपका ध्यान ही ना हो।
तो ये फॉर्मूला पे बेस्ड मैंने आपको अभी क्वेश्चंस बताए, ठीक है, लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बेटा हम उधर क्या रखते हैं, बोलो? हाँ, 1 कूलम। कौन सा 1 कूलम? प्लस वाला माइनस वाला? प्लस वाला। तो इस 1 कूलम पे 4 जने फोर्स लगा रहे थे, ये सबका नेट निकाल लिया हमने, 4 वेक्टर्स को जोड़ा हमने। लीजिए बेटा, अगली बात सुनते हैं, लिख लो, पहले से लिख लो। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालनी है बेटा हमें? स्ट्रेट कर देनी है। अब जो पहले घूमी हुई थी ना आर्क, अब उसको क्या कर देना है? सीधा कर देना उसे। तो ये है हमारी वो बेटा सीधी लाइन चार्ज, इसको क्या बोलेंगे? लाइन चार्ज, क्योंकि चार्ज किस पे बिखरा हुआ है? लाइन पे। और ये लाइन कैसी है? स्ट्रेट। अगेन बेटा, लाइन पर चार्ज बिखरा है तो लेंथ के ऊपर बिखरा हुआ चार्ज है। तो अगेन मुझे यहां क्या डिफाइन करना पड़ा? लैम्डा। यहां पे लैम्डा आपको गिवन है, सही है। अब मेरे को यहां से इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। लेट अस से कोई पॉइंट ले लेते हैं बेटा पी। क्या पॉइंट ले लेते हैं? पी। पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालनी है। ध्यान से सुने अब आप, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको पी से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालना है। तो मैं इसको बोल देता हूं बेटा आर परपेंडिकुलर, या डी बोल लो आप। क्या बोल लेते हैं? डी बोल लेते हैं। पर ये कौन सी दूरी है बताओ? हमेशा परपेंडिकुलर दूरी है। अब ध्यान से सुनना बेटा, आपको क्या करना है? इसके एक कोने को इस पॉइंट से जोड़ना है और इसके दूसरे कोने को, जैसे मिरर के लिए जोड़ते थे ना फील्ड ऑफ व्यू के लिए, वैसे इसके दूसरे कोने को इस पॉइंट से जोड़ना है। आ रही बात समझ में? और यहां पर आपको एक एंगल को अल्फा बोल देना है और एक एंगल को बीटा बोल देना है। बोलो यार। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये वाला जो पार्ट है, मुझे बताओ अगर ये बराबर होता, अच्छा मुझे बताओ यहां 1 कूलम को रखूंगा तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि सर ये वाला प्लस चार्ज इसको ऐसे धक्का मारेगा, ऐसे मारेगा। तो ऐसे धक्का मारेगा तो बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ई परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों, कौन किसके परपेंडिकुलर है ये? सर इस लेंथ के परपेंडिकुलर है। आई के बात समझ में? और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पैरेलल। एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी? पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल। मुझे बताओ बाय कॉमन सेंस बताना सर कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आनी चाहिए ऊपर या नीचे आनी चाहिए इस केस में? कॉमन सेंस जिंदा हो तो बोलना यार, है? कॉमन सेंस यार, बताओ। ऊपर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर ऐसा समझो कि जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ अगर नीचे होती तो दोनों के ये यूं मारते हैं धक्का, ये यूं मारता तो ये वाले तो जुड़ जाते हैं इनके, और ये वाले कैंसिल हो जाते। पर क्योंकि यहां एक्स्ट्रा लेंथ है, इससे ज्यादा लेंथ है, तो इसके जो यू वाले कंपोनेंट का यू वाला आया होगा उसको कैंसिल करने के लिए यहां लेंथ नहीं है। बोलो यार। अगर ये दोनों लेंथ बराबर होती तो बेटा क्या होता? ये यूं टेढ़े धक्के मारते, उसके ये वाले तो हमेशा जुड़ते ही, पर ये वाले कैंसिल हो जाते। पर क्योंकि लेंथ ऊपर नीचे बराबर नहीं है तो कैंसिल नहीं हुए होंगे। कौन डोमिनेट कर गया होगा? जो इसका बचा हुआ हिस्सा है। तो इसके कारण धक्का किधर पड़ा होगा बेटा? इधर। तो इसका इधर ये वाला बच गया होगा। तो इधर किधर आ रहा है बेटा? ई पैरेलल।
क्या आप ई पैरेलल की दिशा निकाल पाओगे हमेशा? बताओ, जो पार्ट छोटा होगा उस तरफ होगा या बोल लो, या फिर जो पार्ट बड़ा होगा उसके ऑपोजिट होगा? बोलो सही है क्या? मुझे बताओ, क्या ई परपेंडिकुलर का भी जीरो हो सकता है? फॉर्मूला याद करने के लिए सोच रहे पर, क्या ई परपेंडिकुलर का भी जीरो हो सकता है? नहीं। क्या ई पैरेलल जीरो हो सकता है? हाँ। तो ई परपेंडिकुलर के फॉर्मूले में तो प्लस ही आता है हमेशा, और ई पैरेलल के फॉर्मूले में माइनस आता है, क्योंकि कई बार उसे जीरो भी होना पड़ेगा। माइनस होगा तभी तो जीरो हो सकता है। ए माइनस भी जीरो हो सकता है ना, ए प्लस भी जीरो नहीं हो सकता कभी। ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला याद करने के लिए बेटा ध्यान से सुने, क्या है? के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर, आर कौन सा है? डी। और यहां क्या आता है बेटा? प्लस में आएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। साइन वैसे भी हमारा पॉजिटिव को ज्यादा सपोर्ट करता है, कॉस थोड़ा सा नेगेटिव चलता है वो। ई पैरेलल बताओ बेटा क्या फॉर्मूला बन जाएगा? सिमिलरली के लैम्डा बाय डी, अब यहां आ जाएगा बेटा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। अब बताओ यहां माइनस क्यों आया है? समझ में आ गया तुम्हें? क्यों आया बताओ? ताकि अगर अल्फा और बीटा बराबर हो गए, तो अगर ये एंगल दोनों बराबर हो गए तो ये लेंथ बराबर रही होगी ना, जब दोनों एंगल बराबर बन रहे, ये बराबर हो गए तो बेटा जीरो हो जाएगा। बोलो सही है क्या यार? अब बेटा सोचो, स्पेशल केस ये याद करने आपको दोनों। और ई नेट क्या होगा बताओ? ई नेट क्या होगा? इन दोनों का वेक्टर सम। जोड़ो भाई, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जोड़ लो। समझ में आया क्या? स्पेशल केस क्या बना है बताओ बताओ बताओ? स्पेशल केस कि इसे इनफाइनाइट बना दो और एक बार सेमी इनफाइनाइट बना दो। बोलो बेटा, बोल दो। स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस, अरे बोलो यार। इनफाइनाइट अगर रॉड हो तो, देखो मैं स्पेलिंग गलत लिख दूंगा, तुम नहीं बोलोगे। इनफाइनाइट रॉड बोल लू या लाइन बोल लो? तो बताओ बेटा, अगर इनफाइनाइट रॉड है तो मुझे लगता है अगर आपको ये बिंदु इंफिनिटी पर है तो अल्फा को 90 करना पड़ेगा, यू जाना पड़ेगा आपको इससे मिलने के लिए। और यहां भी इंफिनिटी पर है तो आपको बीटा को भी 90 करना पड़ेगा। तो अल्फा और बीटा दोनों कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री। तो बताओ बेटा ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? के लैम्डा बाय डी साइन 90 प्लस साइन 90, दैट इज 2 के लैम्डा बाय डी। समझ में आया क्या यार? कैसा होगा बेटा? ऐसा होगा हमेशा। क्या ई पैरेलल तो जीरो हो जाएगा बेटा? ई पैरेलल तो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? दोनों बराबर है वैसे ही जीरो। अच्छा, सेमी इनफाइनाइट के लिए बोलो, जल्दी बोलो। सेमी इनफाइनाइट रॉड, सेमी इनफाइनाइट रॉड कैसे दर्शाते हैं भाई? देखना ध्यान से। ये रॉड है और ये पॉइंट है बेटा एक कोने के सामने, एक कोने के सामने, और ये कहां पे जा रही है रॉड? इंफिनिटी जा रही है। ऐसे डॉट दिखा दिया, इसका मतलब कहां जाती है? इंफिनिटी जाती है। तो बताओ बेटा इसके लिए ये डी दूरी है, तो बताओ अल्फा कितना है? अल्फा तो 90 है, और बीटा कितना है? 0। बीटा कितना है? 0 डिग्री। बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा? सर एक आएगा ई परपेंडिकुलर और एक आएगा ई पैरेलल। ई पैरेलल क्यों आया? क्योंकि देखो ये वाला पार्ट इसको नीचे धक्का मारे। समझ आ रहा है? बता दो क्या क्या फॉर्मूले बनेंगे, बोलो। ई परपेंडिकुलर बोलो कितना होगा? एक 0 कर दो, एक साइन 91 कर दो, के लैम्डा बाय डी, हाँ या ना? और ई पैरेलल बोल दो यार। अरे माइनस माइनस नहीं लगाना अपने को, माइनस प्लस तो हम खुद लगाएंगे यार, इसमें मत, इसमें माइनस प्लस मत ढूंढने लगना तुम। तो एक को 0 पुट कर दो, एक को 90 पुट कर दो, वही आ जाएगा के लैम्डा बाय डी, के लैम्डा बाय डी। तो ये दोनों बराबर है तो इसका रिजल्टेंट किधर आ जाएगा? इधर। कितना आ जाएगा बताओ? के लैम्डा बाय डी, के लैम्डा बाय डी का कितना हो जाएगा? बोलो यार, लिख लीजिए। एक पॉइंट हमेशा दूसरे कोने के सामने होना चाहिए। अगर ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर खिसका देते तुम तो ये तो 90 हो जाता, पर ये कुछ एंगल 0 नहीं होता, तो ये सेमी इनफाइनाइट नहीं है। फिर वो जनरल फॉर्मूला लगाओ। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या? एक कोना बिल्कुल तुम्हारे सामने है, उस पॉइंट के सामने है, और एक पॉइंट कहां है?
हिंट देता हूं, तो बेटा आप पूरे स्ट्रक्चर के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे यहां पर, तो आपको क्या करना चाहिए, इसे तोड़ना चाहिए स्ट्रक्चर को। कौन कौन से में तोड़ना चाहिए सर, यहां से लेकर के यहां तक तोड़ दो, इसे 1 नंबर दे दो। फिर सर यहां से लेकर के यहां तक तोड़ दो, तो ये सर्कुलर आर्क बन रहा है, इसे 2 नंबर दे दो। और फिर यहां से लेकर के यहां तक तोड़ दो, ये सेमी इनफाइनाइट बन रहा है, इसे 3 नंबर दे दो। और इन तीनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो यहां पर और उन्हें वेक्टोरियली जोड़ो। सही है क्या? यहां कैसे तोड़े बताओ बेटा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। करिए ट्राई। मैं आपको बेटा टोटल 4 मिनट का समय दे रहा हूं अब दोनों क्वेश्चंस के लिए। आर्क वाला फॉर्मूला भी लगेगा जो अभी सीखा था, 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2। देखिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 बेटा, मैं क्या करता हूं ना, ध्यान से सुनो, मैं इसे आई कैप जे कैप में लिख लेता हूं। किसमें लिख लेता हूं? आई कैप जे कैप में लिखूं या फिर डायरेक्शन से बनाओ, बताओ। डायरेक्शन बनाओ, ठीक है। तो 1 के कारण अपन थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। 1 के कारण किधर आएगा बेटा? एक तो ये आएगा और एक ये आएगा। कितना आएगा अभी बताओ? अभी देखा था अपन ने, कितना था? के लैम्डा बाय आर। डी था, डी हो जाएगा यहां पर आर, और ये भी कितना हो जाएगा? नहीं, ये कितना हो गया था? के लैम्डा बाय आर ही हुआ था। ये भी कितना हो गया था? के लैम्डा बाय आर। चलो भैया 1 निपट गया। 3 से भी पूछ लो यार, 3 से पूछ रहे थे पहले 2 की जगह। 3 क्या कह रहा है भैया? मेरे हिसाब से परपेंडिकुलर ये है के लैम्डा बाय आर, और मैं इधर धक्का मारूंगा, ये हो गया के लैम्डा बाय आर। अरे भैया, अरे भैया, 1 और 3 ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बचा कौन? सिर्फ 2। 2 क्या है बेटा? सर्कुलर आर्क है, तो ये किधर मारेगा? ऐसे मारेगा। कितना? 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2, साइन 90 का आधा,
45। कितना हो गया? ये हो गया 45 1/√2 के लैम्डा बाय आर। 2/√2 कितना होता है? √2 होता है बेटा। ये आंसर है √2 के लैम्डा बाय आर। ऐसे 1 और 3 ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। कितने लोगों का आंसर आया बताओ? ये सही है। अरे वाह, चलो भैया सेकंड देख रहे हैं अब अपन। इसको देखो बेटा, 1 को देखो। 1 को 1 क्या कह रहा है? इधर मारूंगा, इधर भी मारूंगा। 3 क्या कह रहा है? भाई मैं इधर और इधर ही। बोलो, ये और ये तो कैंसिल हो गए परपेंडिकुलर वाले तो, और पैरेलल वाले ऐड हो गए। पैरेलल वाले ऐड हो गए, कितना बनेगा? के लैम्डा बाय आर। के लैम्डा बाय आर कितना हो जाएगा? यहां बना रहा हूं साफ साफ, 2 के लैम्डा बाय आर। 1 और 3 का कैलकुलेशन हो चुका है बेटा। और ये 2 क्या करेगा? ये बोलेगा एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ऊपर, तो ये ऑपोजिट बना देगा इनके। कितना? 2 के लैम्डा बाय आर साइन θ/2। थीटा कितना बना रही है ये? आर्क 180 बना रही है। 180 का आधा कितना होता है? साइन 90। साइन 90 होता है 1। बेटा ये तो कैंसिल ही हो गए, आंसर है 0। ये किसी का आया क्या आंसर भाई? बोलो बोलो बोलो। लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए। वेरी वेरी गुड। देखो यार, नेक्स्ट टॉपिक देखें बेटा, मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे बताओ, अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, टे टे कै कै बंद करो ना यार। पेनों की इतनी आवाज आती तुम लोग। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये मैंने ई बोल दिया, यहां पर ई नॉट बोल देते हैं, ई नॉट। सही है। तो मुझे बताओ बेटा, अगर यहां पर कोई प्लस क्यू है तो वो किधर जाएगा अगर वो रेस्ट पर है तो? हाँ हाँ भाई श्रीनिवास, किधर जाएगा ये प्लस क्यू? घर जाएगा अपने? किधर जाएगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, गिर जाएगा ग्रेविटी के कारण है। हाँ बहुत सही। किधर जाएगा बेटा ये? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर कितना फोर्स लगेगा बताओ? फोर्स लगेगा सर इसके ऊपर कितना? Q इंटू ई नॉट। अगर इस पे इतना फोर्स लगेगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन क्या होता है सर? न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स अपॉन मास। तो कितना हो जाएगा बेटा? मास भी ले लेते हैं, इसका मास m। कितना हो जाएगा बेटा एक्सेलरेशन इसका? Q ई नॉट बाय m। बोलो यार, क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया? क्यों आ गया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। कैसे पता चला कांस्टेंट है सर? देखो हमने इक्वली स्पेस पैरेलल बनाई है। सही है क्या? तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया बेटा, तो यहां मैं क्या लगा सकता हूं? इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकता हूं बेटा। v = u + at s ut हाफ t स्क्वायर v स्क्वायर u स्क्वायर 2s सब लगा सकता हूं यहां पर मैं। बोलो यार, यही अगर माइनस क्यू होता तो, ये अगर माइनस क्यू होता तो बेटा और वो रेस्ट पर उड़ता तो बोलो किधर दौड़ता? वो इधर भगता, उस पर फोर्स इधर लगता। बोले यहां तक सही है क्या? अब ये पाथ कैसा है दोनों का बताओ? मेरे हिसाब से ये पाथ स्ट्रेट लाइन है। कैसा पाथ है बेटा? स्ट्रेट लाइन पाथ है। स्ट्रेट लाइन पाथ क्यों है? क्योंकि ये ऑलरेडी रुके हुए थे और रुकी हुई चीज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वो उधर ही चलने लगती। पर अगर आप सोचो बेटा, आपने अगर किसी प्लस क्यू को ऐसे फेंका होता, ऐसे जैसे अपन प्रोजेक्टाइल में फेंकते थे, ऐसे फेंका होता तो क्या होता? अगर इसके पास ऑलरेडी कोई वेलोसिटी होती u, और इसको मैं वेक्टर बोल देता हूं, बताओ अगर इसके पास कोई वेलोसिटी होती और फोर्स तो इस पे यहां लगना है बेटा, तो बताओ क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन लेता? नहीं। क्यों नहीं लेता बताओ?
क्योंकि ये ट्राई करता है इस डायरेक्शन को अचीव करने का। जैसे हम किसी चीज को यूं फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ क्यों घूमती है? क्योंकि वो जी के डायरेक्शन को फॉलो करना चाहती है। सिमिलरली बेटा ये भी ऐसे घूमता यूं, तो ये पाथ कौन सा होता? सर्कुलर होता। कौन सा होता? पैराबोलिक होता। ये पाथ कैसा होगा बेटा? पैराबोला। तो पैराबोला भी हो सकता है क्या पाथ? हाँ सर, हो सकता है। बताओ यार। और अगर यही वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में होती बेटा, इसकी इनिशियल, और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो स्ट्रेट लाइन ही होता। अच्छा, ये वेलोसिटी अगर ऐसे होती तो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भी स्ट्रेट लाइन होता, इसका रिटार्डेशन होने लगता। बोलो यार, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन होता ये वाला। सही है क्या? तो बताओ भाई, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला दोनों ही पॉसिबल है। कब स्ट्रेट लाइन होगा बताओ? कब स्ट्रेट लाइन होगा? जब वेलोसिटी या तो क्या हो बेटा, या तो जीरो ही हो जाए, या तो क्या हो जाए? जीरो ही हो जाए, या इनिशियल वेलोसिटी क्या हो बेटा? इनिशियल वेलोसिटी क्या हो? या तो पैरेलल हो, या ऐसे लिख दो एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल हो किसके? एक्सेलरेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरा कब होगा बताओ? पैराबोला। पैराबोला या तो आप बोल सकते हो सर जब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, जब पैराबोला ही होगा। तो बताओ बेटा, यू वेक्टर कैसा होना चाहिए? मेकिंग सम एंगल थीटा, मेकिंग सम एंगल थीटा विद ई वेक्टर। दोनों एक लाइन में नहीं होने चाहिए, या ये रुका हुआ नहीं होना चाहिए, तो ये पैराबोला हो जाएगा। समझ में आ रही बात? लिख लीजिए। एक्सेलरेशन निकालना है क्या बताओ आपको? तो दो ही पाथ पॉसिबल हैं, कौन कौन से? ईदर स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। तो जो काम जी करता था ना, जी, वो काम यहां पर कौन कर रहा है? पैराबोला में क्यू ई नॉट बाय एम। पैराबोला का क्वेश्चन भी यहां बन सकता है बेटा। जी की जगह जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा? क्यू ई नॉट बाय एम। अच्छा, ये बात अपन ने काइनेमेटिक्स में भी करी थी क्या? वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। वेलोसिटी हमेशा कोशिश क्या करती है कि मैं फोर्स या एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को फॉलो करूं। इसी कारण से ये ऐसे घूम रहा है। समझ आ रहा है? और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो पाथ हमेशा पैराबोला होता है। सही है ना? या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देखो क्यू कांस्टेंट, ई नॉट कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, तो पाथ कैसा होगा? पैराबोला ही होगा। सही है? चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन are released in same uniform E. Electron and proton are released in same uniform E. Find the following ratio. पहला forces F1 by F2 करना है आपको। दूसरा एक्सेलरेशन, तीसरा P मोमेंटम इन सेम टाइम, सेम समय के बाद दोनों का मोमेंटम कंपेयर करना है। चौथा काइनेटिक एनर्जी आफ्टर मूविंग सेम डिस्टेंस, सेम दूरी चलने के बाद दोनों के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। सही है? रेस्ट से छोड़ा बेटा, रिलीज मतलब रेस्ट से छोड़ा। करें, ट्राई करें, 3 मिनट लीजिए आराम से। मास अलग अलग होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन का, बट चार्ज सेम होता है। मासेस की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, मास के रेशियो में बता दीजिएगा कि एमई बाय एमपी है, एमपी बाय एमई है, ऐसे बता। देखिए भाई बेटा, एक मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, आपने इधर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा,
इधर एक प्रोटॉन को छोड़ा तो इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। बताओ क्या क्या पूछा आपसे, जल्दी बोलो। फोर्स कितना होगा बेटा, क्यू ई। तो दोनों पे इसका भी क्यू क्यू है, इसका भी ई ई है और इसका भी क्यू ई है। दोनों का फोर्स का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 ही हो जाएगा बेटा। दोनों कट जाएंगे, दोनों के लिए ई ई नॉट ही है। चलो नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है सर? सर ए ई अपॉन एपी। ए ई क्या हो जाएगा, ई ई नॉट बाय एम ई, और एपी क्या हो जाएगा, ई ई नॉट बाय एमपी। बोलो बेटा, तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एमपी बाय एम ई। तीसरा बताएं है क्या भैया, चार्ज एफ इज इक्वल टू क्यू ई में आपको ना बेटा विदाउट साइन लिखना है सारी चीजें। अभी तक डायरेक्शन तो हम खुद निकालेंगे ना, या वेक्टर थोड़ा लगाया मैंने, तब लगाओ यहाँ पे विद साइन। समझ में आ रहा है? प्लस माइनस तो तुम खुद बताओगे ना कहां जाएगा, समझ रहे हो बेटा? हाँ क्या पूछा है, मोमेंटम ना, पी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पी ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। बताओ भाई बेटा, ये तो छोड़ दो, इसका क्या करें बताओ। v क्या होता है, u प्लस एटी, सेम टाइम में ना, u तो 0 है दोनों का, a कितना हो जाएगा इसका, ई ई नॉट बाय एम ई इंटू टाइम, u प्लस ए टी। इसके लिए कितना हो जाएगा, ई ई नॉट बाय एम पी इंटू सेम टाइम है तो टाइम टाइम सेम। कट गया, कट गया, कट गया। कितना हो गया, एम ई बाय एम पी, और ये एम पी ऊपर चला जाएगा, 1 ही हो गया ये भी, 1। समझे क्या भाई? अगला क्या है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, हाफ हाफ कटने वाले हैं बेटा। वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर इज 0, 2a, s सेम रखना है आपको दोनों का, एम ई इंटू एस, ये भी 1 ही आ रहा है, ये तो पी स्क्वायर बाय 2 हम कर लेते। u स्क्वायर प्लस 2as, u स्क्वायर इज अगेन 0, ई ई नॉट बाय एम पी इंटू एस। क्या कट जा रहा है बेटा, एमपी बाय एम ई आएगा और एम ई बाय एमपी से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। सही है? पर आप पी स्क्वायर बाय 2m नहीं करते, क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि यहां पर सेम टाइम के लिए करिए कैलकुलेशन, यहां सेम डिस्टेंस के लिए कैलकुलेशन बोल रहे हो, दोनों में फर्क है भाई। समझ में आ रहा है क्या? नहीं कर सकते पी स्क्वायर बाय 2m से, यहां एस एस सेम है, वहां टी टी सेम थे। मैंने यहां कौन सा फॉर्मूला लगाया बताओ, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यहां कौन सा फॉर्मूला लगाया बताओ मैंने, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दोनों के लिए u 0 था। कितने बच्चों का आया था आंसर, बोलना भाई एक बार। ठीक, बहुत बढ़िया। लिख लीजिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट टॉपिक है
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे हम डिनोट करते हैं फाई से। अरे बातों की आवाज आ रही है, आपको बातें करनी है, धीरे धीरे करो यार। है आपको जो भी करना है चुप चुप करके करो ना यार। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई। अब ये होता क्या है ध्यान से समझे। ये हमेशा किसी एरिया के लिए डिफाइन होता है। किसके लिए डिफाइन होता है? एरिया के लिए डिफाइन होगा कि भैया इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें। डिफाइंड फॉर एन एरिया। किसके लिए डिफाइन होगा बेटा? जैसे मकान के लिए या जगह के लिए अपन एरिया के लिए डिफाइन होती है ना वो रेट, इतने एरिया के लिए थोड़ा बोलते हैं, इतने वॉल्यूम के लिए या इतनी लाइन के लिए। किसके लिए डिफाइन करते हैं? वो एरिया के लिए डिफाइन करते हैं। अब जो एरिया है ना बेटा, लेट अस से वो एरिया हमारा बहुत छोटा सा है, ये एरिया है। तो छोटे से एरिया को मैं क्या बोल दूं भाई? डीए बोल दूं। डीए डीए एरिया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजरमेंट कि इस एरिया को कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज का मेजरमेंट है? कि इस गिवन एरिया को जिसके लिए आप फ्लक्स लिखने जा रहे हो, इससे कितनी लाइनें नहीं, कितनी ज्यादा लाइनें क्रॉस कर रही हैं। समझ में आ रहा है? दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे डिफाइन कैसे किया गया? इसे डिफाइन किया गया डी फाई बोल देता हूं, क्योंकि छोटे से एरिया के लिए छोटा सा फ्लक्स डी फाई वो होता है बेटा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी उसका डॉट लेना है आपको डीए के साथ, डॉट प्रोडक्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लेटेस्ट से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी है इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो आपको दिखेगा जैसा बनाएंगे। अब बात आती है कि सर एरिया को इन्होंने क्या दे दिया है? वेक्टर बना दिया है यहां पर। तो एरिया अगर वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? उसका डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। क्या डायरेक्शन होता है बताओ एरिया वेक्टर का? परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। एरिया है तो सरफेस होगी उसके पास, तो उसके परपेंडिकुलर, दैट इज एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो मुझे बताओ बेटा, ये आईपैड है, ये एरिया दिखाई दे रहा है आपको काला काला है, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताओ। ऐसा कर देता हूं लोग, बताओ। तो आपको क्या करना है? तीर परपेंडिकुलर। समझ आ रहा है कि ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है? नहीं ना, कौन सा होगा? ये वाला। अब कोई बच्चा बोल सकता है यहां पर थोड़ी देर सोचने के बाद कि सर परपेंडिकुलर, ये भी तो परपेंडिकुलर ही है, तो दोनों सही है। ये बच्चा भी सही है और ये बच्चा भी सही है। बोलो यार, इसको मानने से और इसको मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है? तो एरिया वेक्टर कैसे लेना है बेटा? एरिया इज नाउ अ वेक्टर जिसका डायरेक्शन क्या होगा? उसके परपेंडिकुलर। अच्छा सर एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो तो हमें आता है यार। अगर ट्राइंगल होगा तो हाफ बेस एल्टीट्यूड, स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर, वो सारी कहानियां तो वही चल रही है। बोलो यार, यहां डॉट आ रहा है, इसका मतलब क्या बेटा? यहां डॉट आ रहा है, इसका मतलब क्या? कि ई और डीए के बीच में कुछ एंगल होगा, थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? ई डीए कॉस थीटा। मतलब सर सुनो, फ्लक्स किन किन चीजों पे निर्भर कर रहा है? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा सोचो, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी लाइनें पास पास होंगी ना यार। जितनी ज्यादा लाइनें पास पास होंगी उतनी ज्यादा लाइनें इसको क्रॉस करेंगी। अरे सही है क्या? दूसरी बात किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे। जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा लाइंस क्रॉस करेंगी। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जिसे हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, दैट इज कॉस थीटा। ये सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि कॉस थीटा 0 हो जाए और फ्लक्स पास ना हो। एग्जांपल देखो यार, मान लो ये मेरे पास ग्लास है कोई, है ना, ये ग्लास समझ आ रहा है ऐसे, ये ग्लास है। अब ये ग्लास का एरिया है, ये ग्लास का ये एरिया है। अब मान लो बेटा अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है यूं यूं, तो क्या अगर ये एरिया ऐसे कर दूं तो खूब सारी क्रॉस करेंगी इसे? सही है? अगर मैंने इसको, ये लाइंस ऐसे जा रही है ऐसे, और मैंने इसको ऐसे कर दिया मान लो, अब क्या ये इस एरिया को क्रॉस करेंगी? नहीं सर, ये ऐसे चलिए। समझ में आया? मान लो तुमने बारिश का पानी इकट्ठा करना है तुम्हें, और बारिश हो रही है यूं,
और तुम ग्लास लेकर के यूं खड़े हो गए, यार पानी नहीं भर रहा ग्लास में, कैसे भरेगा भाई? यूं करोगे तब भरेगा ना, समझ में आ रहा है क्या? यूं करोगे तो यूं गिरेगी बारिश उसमें, पर अगर तुमने इसको यूं कर दिया तो बारिश भी हो रही है, ग्लास भी है, एरिया भी है, पर अंदर नहीं जा रहा है इसके पानी। तो देखो बेटा इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और एरिया वेक्टर इसका कैसा हो जाएगा बताओ, ऐसा। देखो एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री, cos 90 कितना हो जाता है, 0। सब कुछ होते हुए भी फ्लक्स नहीं बन रहा। मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा सर? जब एरिया भी हो जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी हो, cos 0 के लिए। बोलो यार, मेक सेंस? अब ये हो गया बेटा डी फाई। सर अब अगर मेरे को टोटल फ्लक्स निकालना है तो मैं क्या कर दूं, बोलो? इंटीग्रेशन कर दूं। अगर पूरे एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो आप इस ई को क्या निकाल सकते हो, बाहर। तो अंदर क्या बच जाएगा, ई, ये हो गया फाई इंटीग्रेशन डीए, कॉस थीटा भी कांस्टेंट ही ले लिया अपन ने, तो बेटा ये फाई कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डीए क्या हो जाएगा, ए, और कॉस थीटा के कारण अगेन डॉट आ जाएगा, ई डॉट ए। सही है क्या? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बताओ यार, यूनिट बताओ यार, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बताओ पहले तो तुम। F इज इक्वल टू क्यू ही था, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आसानी से निकल जाती, क्या होता है बेटा, न्यूटन पर कूलम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम, और यहां क्या आ रहा है, मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। और क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? अरे वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है बेटा, ये है स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया क्या भाई? लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितना ज्यादा फ्लक्स उतनी ज्यादा लाइनें उस एरिया को क्रॉस कर रही हैं। एंड नई बात सीखी बेटा आज आपने, क्या एरिया वेक्टर क्या होता है, इसका डायरेक्शन, मान लो ये बोर्ड है, इसका एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऐसा। सही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है ऐसे, तो क्या वो इसको क्रॉस करेगी, इसको चीरेगी? नहीं चीर पाएगी। तो बेटा क्यों नहीं चीर पा रही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे, 90 डिग्री के कारण cos 90 0 हो गया। को पूछे फ्लक्स क्या होता है, आप बोल देना ई डॉट है, ई डॉट है। फ्लक्स की मात्रा हमें क्या बताती है, कितनी, नंबर ऑफ लाइंस नहीं है बेटा, इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस नहीं होता ये। फ्लक्स अगर 20 है तो 20 लाइंस क्रॉस कर रही है, वो इमेजिनरी होती है लाइंस। ये बताती है कि कितनी ज्यादा लाइंस क्रॉस कर रही है। अगर फ्लक्स ज्यादा है तो लाइनें ज्यादा क्रॉस कर रही है, फ्लक्स कम है तो लाइनें कम क्रॉस कर रही है। प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल नहीं होता। चलिए क्वेश्चन लिखे सिंपल, फाइंड फ्लक्स ड्यू टू यूनिफॉर्म ई, फाइंड फ्लक्स ड्यू टू यूनिफॉर्म ई through a disk of area capital A, through a disk of area capital A, if angle between disk and E is, angle between, ऐसा लिखो, angle between plane of disk, angle between plane of disk and E is, पहला 30 डिग्री, दूसरा 0 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री। करिए बेटा ट्राई, एंगल निकालना बेटा बस आपको। मुझे बताओ बेटा, ये प्लेन है,
डिस्क ले लेता हूं, ये डिस्क है, ये डिस्क का प्लेन है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना रही है? प्लेन से, प्लेन से कितना बना रही है बताओ? 30 डिग्री, मतलब ऐसे ई ऐसे 30 बना रही है बेटा, पर हमें प्लेन के साथ एंगल नहीं देखना, हमें तो एरिया के साथ देखना है, और एरिया प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। थीटा हमारे लिए कितना काम आएगा? 60 डिग्री। अरे बोलो, फाई कितना हो गया बेटा? ये cos 60। 30 नहीं लेना, 60 लेना है, क्योंकि प्लेन के साथ एंगल नहीं लेना है, एरिया वेक्टर के साथ एंगल लेना है, और एरिया वेक्टर उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया बताओ? 0 डिग्री किसके साथ है? प्लेन के साथ है ना, तो बेटा ए के साथ कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, 0 हो जाएगा, 0 cos 90 कारण 0, और 90 डिग्री बना रहा है, तो तीसरे वाले में प्लेन के साथ 90 डिग्री बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा और एरिया वेक्टर भी ऐसा, एंगल थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? EA, और यहां फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। थीटा क्या है यहां पे? 90 डिग्री। बोलो यार, समझ में आया क्या? सही है ना? हमें एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन के साथ नहीं देखना, किसके साथ देखना है? एरिया वेक्टर के साथ, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। सही है? आपको अपनी बॉडी का एरिया वेक्टर सोचना हो ना, ऐसे समझना आपकी बॉडी ऐसे बर्स्ट कर जाए, आपके अंदर एटम बॉम्ब लगा दिया जाए और आपकी बॉडी ऐसे बर्स्ट कर जाए, तो आपकी बॉडी के जैसे पार्ट्स निकलेंगे ना बाहर, वही एरिया वेक्टर है। समझ में आया ना? ये चीज कहां निकलेगी? ये चीज ऐसे निकलेगी ना, वही एरिया वेक्टर है। सही है? या तुम किसी बैलून में पानी भर के उसमें ऐसे होल कर दो, पानी कैसे निकलेगा? है परपेंडिकुलर टू सरफेस निकलेगा हमेशा। बैलून में पानी भर के फिर छेद करो। चलो भाई, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड, अरे फाइंड फ्लक्स थ्रू अ, फाइंड फ्लक्स थ्रू अ शीट ऑफ एरिया, फाइंड फ्लक्स थ्रू अ शीट ऑफ एरिया 100 मीटर स्क्वायर, कॉमा गिवन E vector equals to, given E vector equals to 2 I cap plus 3 J cap plus K cap, 2I 3J K, comma if the sheet is in, पहला पार्ट XY प्लेन, दूसरा पार्ट YZ प्लेन, तीसरा पार्ट XZ प्लेन, और चौथा पार्ट मैं खुद बनाऊंगा जब आप ये तीनों कर लेंगे। ठीक है, उसका डायग्राम मैं बना देता हूं मीन भाई। करिए, 3 पार्ट, 3 मिनट का समय। ये चौथे पार्ट का है, जो 3 पार्ट कर लें वो ये करेंगे।
कब है, कब क्या, सॉरी पहला पार्ट क्या है, एक्स वाई प्लेन में है बेटा, ध्यान से सुनना। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर होगी जेड एक्सिस, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा के कैप। अरे शांति यार, 100 के कैप। बेटा इसका डॉट ले लो किसके साथ, ई के साथ, तो आई और जे तो खत्म हो जाएंगे, के वाला जल्दी बोलो कितना है, के कितना था, तो 100 आ जाएगा आंसर, 100 आगे यूनिट लगा दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सेकंड पार्ट बोलो बेटा, कौन से प्लेन में, वाईजेड प्लेन में है, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा 100 आई कैप। डॉट लोगे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो कौन बचेगा, सिर्फ ये आई वाला बचेगा। आई वाला कौन है जल्दी बोलो, 2, तो ये हो जाएगा कितना, 200। तीसरा बोलो, एक्सजेड प्लेन है, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, वाई, वाई मतलब जे कैप, 100 जे कैप, तो यहां डॉट लोगे तो आई और के के साथ तो कुछ नहीं होगा, जे वाला कितना था 3, ये हो जाएगा 300। बताओ भाई सबसे ज्यादा किसको क्रॉस कर रही है लाइनें, एक्सजेड प्लेन को। इनमें कंपेयर करा जाए तो सबसे ज्यादा लाइनें किसको क्रॉस कर रही है, इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा क्रॉस कर रही है। क्या 300 लाइनें क्रॉस कर रही है, नहीं, अबे लाइनें असली नहीं है, वो लाइनें असली नहीं होती हैं, वो नकली लाइनें हैं, वो उनको गिनोगे कैसे। अब इधर आ जाओ बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, बस बाकी सब तो वो टाइम पास था। इसको देखो, मुझे बताओ अगर एरिया वेक्टर ऐसा है, एरिया ऐसा है, तो क्या एरिया वेक्टर बेटा इसके परपेंडिकुलर होगा, बोलो यार। यहां से 37 है, तो ये इस प्लेन में, सुनना ध्यान से, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ये बाहर की तरफ आ रही है जेड एक्सिस, तो ये इस प्लेन में ऐसे 53 बना रहा है, ये है आपका एरिया वेक्टर। बोलो यार, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन समझ में आया आपको, कैसे बना रहा है बेटा 53, ये ऐसे 53 बना रहा है। बोलो यार, ये दरवाजा है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे 53 बना रहा है, इसके साथ, किसके साथ 53 बना रहा है, एक्स के साथ, एक्स के साथ 53 बना रहा है, और यहां कौन मिलेगा बेटा, जेड मिलेगा, जेड के साथ 37 बना रहा है, तो मैं इसके दो कंपोनेंट कर लेता हूं, एक एक्स में आएगा और एक जेड में आएगा। बोलो यार, बोलो कंपोनेंट बोलो, ए कितना है बेटा, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 100 cos 53 प्लस आई कैप माइनस जे कैप, माइनस के कैप में आएगा, देखो अंदर की तरफ आएगा, कितना 100 sin 53 के कैप, कितना कितना हो गया, बोलो यार, cos 53 कितना था, sin 37 होता, 3/5 ये 20 60, ये कितना हो जाएगा 80 के कैप। डॉट ले लो बेटा इसका किसके साथ, आपके ई के साथ, ई में क्या था जल्दी बोलो, के कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 आई कैप, कितना हो गया ये 120 माइनस 80, कितना हो गया 40। आई के बाद समझ में, कंपोनेंट एक इधर और एक इधर, सही है, लिख लीजिए बेटा, कोई डाउट है तो बताओ। कोई सोच पाया बेटा इतना, कोई सोच पाया यहां पे, कौन कौन सोच पाया बोलो, क्या बात है यार, तुम पहले कर चुके हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नहीं पहली बार कर रहे हो, चलो भाई लिख लें इसको। अब हम करेंगे रे ऑप्टिक्स का डिस्कशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बंद हो गया भैया, 25 मिनट चलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, रे ऑप्टिक्स का डिस्कशन 25 मिनट चलेगा, रे ऑप्टिक्स का डिस्कशन। निकालो बेटा पीएसवीएस आपके हैं, हाँ लिखो, क्या वापस बताऊं कौन से वाला, 1 2 3 4 वाला, देखो यार, लो भाई सुनो भाई, 4th वाले का एक्सप्लेनेशन दोबारा सुनो, अच्छे सुनो बेटा। ये बेटा ऐसे है ना, ये ऐसे हो रखा है, ऐसे समझ में आया, ऐसे दरवाजा ऐसे। अब ये एक्स के साथ कितना बना रहा बता, 37 बना रहा है, 37, तो मैंने बोला यार इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा, हो गया,
तो ये एरिया वेक्टर मैंने अंदर की तरफ ऐसे बनाया, ऐसे बनाया ऐसे। तो मैंने बोला यार ये 37 है, ये दरवाजा ऐसे, ये दरवाजे के परपेंडिकुलर ये यहां से 37 बना रहा है, तो यहां से 53, ये 90 डिग्री होगा ना परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर एक्स्ट्रा 53 बनाएगा। जब प्लेन 37 बना रहा है तो परपेंडिकुलर 53 बना रहा होगा। तो मैंने बोला चलो भैया ये x के साथ 53 बना रहा है, तो इसका cos 53 तो x में आ गया और sin 53 अंदर z में, क्योंकि y तो ऐसा है। तो ये कंपोनेंट करे मैंने, ये माइनस क्यों लिया है, क्योंकि अंदर की तरफ आ रहा है।